बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से, उसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने गैसियस स्टेट के बारे में और लिक्विड स्टेट के बारे में और उनके जितने भी कोर्स कंटेंट के अंदर टॉपिक्स इंक्लूड थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर से हमने थर्ड स्टेट ऑफ मैटर जो हमारे पास है विच इज़ सॉलिड स्टेट, उसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि जो सॉलिड स्टेट है मैटर की, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स के बारे में आप इनिशियल स्टेजेस पे, इंटरमीडिएट स्टेजेस पे आप पढ़ कर आए हैं कि जो हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान बहुत स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं। सॉलिड के एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जो है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है, मूवमेंट है, वो बहुत कम होती है। सिर्फ मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, उनके अंदर रोटेशनल मोशन नहीं होती। एक स्पेसिफिक शेप होती है उनकी, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक चीज़ें हैं सॉलिड को जो डिफ़ाइन करती हैं, जो चीज़ें सॉलिड्स को लिक्विड से और गैसेस से सेपरेट करती हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप इनिशियल स्टेजेस पे पढ़ के आए हैं। आज के इस लेक्चर से हमने सॉलिड्स के बारे में ये चीज़ पढ़नी है। हमें पता है कि सॉलिड्स दो किस्म के होते हैं, कुछ इमार्फस सॉलिड्स हैं और कुछ हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। आपको ये पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जिसमें उस सॉलिड को बनाने वाले जो उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स हैं वो स्पेसिफिक एक ख़ास तरतीब में, ख़ास अरेंजमेंट में, स्पेसिफिक पोजीशन पे मौजूद होते हैं। यानी उन एटम्स की जो तरतीब होती है वो इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं कि उनके दरमियान एक ख़ास तरतीब होती है। रैंडमली एटम के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से नहीं जुड़े होते। जिस तरह इमार्फस सॉलिड्स में एटम्स की कोई तरतीब नहीं होती, रैंडमली वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स की एक ख़ास तरतीब होती है। कॉर्नर्स पे कुछ एटम्स होते हैं, फेसेस पे, एजेस पे, उनके दरमियान एक स्पेसिफिक एंगल होता है, कोई एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा, उनके दरमियान एक्सिस की बातें होंगी। तो ये सारी बातें आज सामने क्रिस्टल्स के बारे में कि एक अगर हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका कोई एक टुकड़ा ले लें, एक पैलेट, एक क्रिस्टल ले लें, उस एक क्रिस्टल के अंदर क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं, क्या क्या फंडामेंटल उसके अंदर टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती हैं। एक क्रिस्टल को स्टडी करने के लिए कितने क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, उनके दरमियान एंगल क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, उनके क्या नेम्स हैं, और स्पेसिफिक जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो कौन सी हैं। किस तरह से एक क्रिस्टल सिस्टम को हम डीपली जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में हमने देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि क्रिस्टल, आपको क्लियर होगा क्रिस्टल क्या है, कि ऐसा सॉलिड का टुकड़ा जिसमें एटम्स एक ख़ास तरतीब में आपस में जुड़े हुए हों, वो हमारे पास क्रिस्टल कहलाता है। अब क्रिस्टल, आपको पता है कि अगर एक सॉलिड पड़ा हुआ है, सॉलिड का क्रिस्टल भी हो, तो उसके अंदर काफ़ी सारे यूनिट सेल्स मिलते हैं तो एक पूरा सॉलिड बनता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका एक यूनिट सेल हम लेते हैं कि वो क्यूबिक है। अब उस तरह के सैकड़ों यूनिट सेल्स मिलेंगे तो आपके पास एक जो है क्रिस्टल बनेगा, एक क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड का सॉलिड बनता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये उसका फार्मूला यूनिट है, NaCl उसका फार्मूला यूनिट है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। ये नहीं मतलब कि एक सोडियम और एटम, एक क्लोरीन का एटम मिलेगा तो एक पूरा NaCl का ह्यूज स्ट्रक्चर बन जाएगा, नहीं। उनमें रेशो ये होती है कि सोडियम टू क्लोराइड जो रेशो है वो हमारे पास 1 और 1 की रेशो है।
बाकी उसमें काफ़ी सारे सोडियम क्लोराइड के मालिक्यूल स्पेसिफिक अरेंजमेंट में एक ख़ास तरतीब से ख़ास एंगल्स पे काफ़ी सारे सोडियम के एटम्स और क्लोरीन के एटम्स वहाँ पे आपस में जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात आती है हमारे पास हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हम जब एक क्रिस्टल को देखते हैं तो उस क्रिस्टल की जो शेप है, जो उसका स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, बेसिकली वो क्रिस्टल का क्या कहलाता है, हैबिट कहलाती है। दैट इज़ कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। एक्सटर्नल शेप इज कॉल्ड हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है। द प्लेन सर्फेसिस ऑफ द क्रिस्टल आर कॉल्ड फेसेस। अब उस क्रिस्टल की जो प्लेन सरफेस है, बिल्कुल सीधी, एक आपके पास कोई बॉक्स टाइप पड़ा है, कुछ चीज़ है जो प्लेनर उसकी आपको साइड नज़र आएगी, वो इसकी फेस कराती है। लेट्स सपोज यहाँ पे देखिए आप, ये आपको ये क्रिस्टल दिखाया गया है। अब आपको ये चीज़ नज़र आ रही है तो ये हैबिट ऑफ द क्रिस्टल कहलाएगी, एक्सटर्नल जो शेप है। अब उसके अंदर ये सारा बॉक्स, ये वाली साइड है, ये एक प्लेन है, इसको हम एक फेस कहेंगे। ये उसका एक दूसरा फेस है, ये पूरा बॉक्स ये हमें नज़र आ रहा है, प्लेनर है। इसी तरह ये उसका क्या है, एक और प्लेन है, एक और फेस है। तो जो प्लेनर लाइन उसकी होती है, प्लेनर साइड होती है, प्लेनर सरफेस है, वो क्या कहलाती है, फेस कहलाती है। ये बेसिक टर्म्स है, याद रखनी है आपने। फेस क्या होती है, जो प्लेनर उसकी शेप सरफेस हमें नज़र आती है, वो क्या है, वो फेस है। अच्छा, एंगल बिटवीन द फेसेस उसको इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एक ये फेस है, एक ये फेस है। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है इस फेस और इस फेस के दरमियान एंगल कौन सा है, 90 का एंगल है। तो ये दो फेसेस के दरमियान का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। इसी चीज़ को एक और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया है, तो उसमें देखें, ये आपके पास ये क्यूब टाइप एक नज़र आ रही है आपको, ये एक शेप है, ये जो एक ट्राइंगल है, ये उसकी ट्राइंगल एक दूसरी फेस है। तो इन दो फेसेस के दरमियान ये जो एंगल है इसको हम कहेंगे क्या, ये इंटरफेशियल एंगल है। ये आपके पास ये इंटरफेशियल एंगल कहलाएगा। ठीक है, इन दो फेस की, ये एक फेस है, ये दूसरी फेस है, तो इन दो के दरमियान जो एंगल है वो इंटरफेशियल एंगल कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद द इंटरफेशियल एंगल फॉर अ गिवन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर ऑलवेज द सेम। अब एक क्रिस्टल है ना, ये क्यूबिक क्रिस्टल है, तो इसमें जितनी भी फेसेस होंगी, तमाम फेसेस के दरमियान जो एंगल है वो एक जैसा होगा। अगर यहाँ पे देखें, इस फेस के दरमियान 90 है तो यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 है, इन दो फेसेस के दरमियान भी 90 होगा। इसी तरह ये ऑक्टाहेड्रल है, इसमें 109 एंगल है। तो दरमियान तमाम इंटरफेशियल एंगल्स जो होंगे, तमाम फेसेस के दरमियान जो एंगल होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो फेसेस के दरमियान 90 है, बाकी दो फेसेस के दरमियान इस तरह है। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो हमारे पास एंगल है वो सेम होता है दो फेसेस के दरमियान। इसके बाद वो कहता है द कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल इज़ एन एसेंशियल, और ये बड़ी बेसिक उसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है कि थ्रू आउट द क्रिस्टल आपके पास उस क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट इंटरफेशियल एंगल्स की जो एंगल की जो वैल्यू है वो सेम रहे, वो चेंज ना होती रहे, वो फ्लक्चुएट ना करे। अच्छा जी, तो वो कहता है एक क्रिस्टल की जो हैबिट है, यानी उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शेप आपको नज़र आती है, वो क्यूबिक है, वो टेट्राहेड्रल है, वो ऑक्टाहेड्रल है, दैट थिंग जो है डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट फेसेस। अब क्रिस्टल की हैबिट क्या होगी, उसकी शेप कैसी हमें नज़र आएगी, ये चीज़ डिपेंड करती है कि जब वो क्रिस्टल बन रहा था, जब उस क्रिस्टल की डेवलपमेंट हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी, तो उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है। अगर तो स्लो ग्रोथ होती है, जब हम बढ़ते होते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन, क्रिस्टलाइजेशन का एक प्रोसेस है जिसमें क्रिस्टल बनती हैं, न्यूक्लिएशन होती है, क्रिस्टल्स डिफरेंट एटम्स मिलती हैं ख़ास तरतीब में तो क्रिस्टल बनता है। तो अगर वो क्रिस्टल की फॉर्मेशन का जो रेट है, उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो होती है, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है, बड़ा आराम से उसकी कूलिंग होती है। क्रिस्टल बनाने के लिए हम कूलिंग करते हैं, जिस तरह लिक्विड को कूलिंग करेंगे तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे और इस तरह से क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। तो जितनी ऐसा से आप उसकी कूलिंग करेंगे, उसकी कूलिंग स्लो होगी, तो उतना उसको क्रिस्टल को टाइम मिल जाएगा, इसलिए वो बड़े साइज़ का, लार्जर साइज़ की क्रिस्टल बनेंगे। इसी तरह वो ये कहता है कि अगर आपने एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट क्रिस्टल बना दिए, वो डिफरेंट साइज़ के होंगे। देखें, चीनी आप लेते हैं तो उसमें आप देखते हैं डिफरेंट उसके जो पैलेट्स हैं, क्रिस्टल हैं, उनका साइज़ डिफरेंट होता है, कोई छोटा दाना है, कोई बड़ा दाना है। तो वो ड्यूरिंग न्यूक्लिएशन जब वो एटम्स मॉलिक्यूल्स मिलते हैं
तो उनमें उनको कितना टाइम दिया गया, उसका टाइम कितना था, इस चीज़ पे ये डिपेंड करती है। जितना स्लो कूलिंग होगी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, जितना आराम से आप करेंगे, उतना उसके अंदर जो है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन का जो साइज़ होगा वो उतना ज़्यादा होगा। इसी तरह बाज़ औक़ात जब हम क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं तो उस दौरान कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से भी डिफरेंट, एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट क्रिस्टल्स का साइज़ जो है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, और उनकी जो क्रिस्टल फॉर्मेशन का जो रेट होता है वो डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि अगर आप सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलाइज करवा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के आप क्रिस्टल बनवा रहे हैं, ठीक है, उसका सुपर सैचुरेटेड आपने सोल्यूशन बनाया, उससे उसके क्या बनते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल बनते हैं। हमें पता है सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यूबिक होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसके क्रिस्टल का। लेकिन अगर आप उसके अंदर थोड़ा बहुत किसी वजह से उसके अंदर यूरिया ऐड कर दें, उसके अंदर इम्प्योरिटी के तौर पे यूरिया चला जाए, तो अब वही सोडियम क्लोराइड, उसका क्यूबिक जो स्ट्रक्चर था, क्यूबिक उसकी क्रिस्टल की हैबिट क्यूबिक थी, वही क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। तो यही बात उसने की कि एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट क्रिस्टल्स का जो साइज़ हो सकता है, उसकी जो शेप हो सकती है, जो हैबिट हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है। ये डिपेंड करता है उसका आपने प्रोसेस कैसे किया, स्लो थी, फास्ट थी, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मौजूद तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर काउंट करते होते हैं। ये बात आपको दिखाई गई। ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, डिफरेंट कंडीशंस पे जब आप ऑब्टेन करेंगे, ये प्योर क्रिस्टल क्यूबिक होता है, उसके अंदर आपने यूरिया ऐड कर दिया तो उसी सोडियम क्लोराइड का आपके पास ऑक्टाहेड्रल क्यूबिक, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बन जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि जिस तरह पहले भी आपको कहा गया कि अगर एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है, जो बाहर से एक क्रिस्टल आपको नज़र आ रहा है, उसका जो साइज़ है सब्सटेंस का वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जिस तरह ये देखिए सोडियम क्लोराइड का, ये आपको क्यूबिक नज़र आ रहा है, ये आपको ऑक्टाहेड्रल नज़र आ रहा है। तो इसी तरह वो कहता है कि ये चीज़ डिपेंड करती है ऑन द रिलेटिव डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट फेसेस अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, के जो आपने उस क्रिस्टल फॉर्मेशन को कंडीशंस अप्लाई की हैं, तो उन अवेलेबल कंडीशंस में उनकी डिफरेंट फेसेस कैसे ग्रो करती हैं, कोई फेस ज़्यादा ग्रो करेगी, कोई कम ग्रो करेगी, तो उनकी डिफरेंट फेजेस की जो ग्रो की रेट है, उनकी जो ग्रो की नेचर है, उसकी बेस पे आपके पास एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट अपीयरेंस के जो है वो क्रिस्टल बनेंगे। अब यहाँ पे देखें, लेकिन फिर वही बात, उनका इंटरफेशियल एंगल फिर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। साइज़ डिफरेंट हो सकता है, उनकी फिज़िकल अपीयरेंस डिफरेंट हो सकती है, बट देयर फिज़िकल जो उनका जो इंटरफेशियल एंगल है, इट विल रिमेन सेम। यहाँ पे देखें, ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है, लेकिन ये रैपिडली अगर आप उसको बड़ी तेज़ी से ग्रो करवाते हैं, रैपिडली ग्रोन क्रिस्टल देखेंगे तो इस टाइप का बनेगा, इलोंगेटेड सल, उसकी एक जो साइड है वो थोड़ी बढ़ जाती है, इलोंगेटेड साइड, ये फेस उसकी साइड बढ़ जाएगी। लेकिन स्टिल आप देख रहे हैं कि जो उनकी दो फेसेस के दरमियान का एंगल है, इंटरफेशियल एंगल, जो जितना यहाँ पे है उतना ही वहाँ पे है, उनका इंटरफेशियल एंगल चेंज नहीं हुआ, वो सेम रहता है, सिर्फ उसकी एक साइड इलोंगेट कर गई, एक साइड की जो लेंथ है वो बढ़ गई है। क्यों बढ़ी, हमने डिफरेंट कंडीशन उसको प्रोवाइड की। तो इंटरफेशियल एंगल विल रिमेन, हमेशा जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद कुछ बेसिक हम टर्म्स पढ़ेंगे एक क्रिस्टल को डिफ़ाइन करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो क्रिस्टल को पढ़ने बेसिकली एक ज्योमेट्री है, तो उसके अंदर पहली चीज़ होती है इस क्रिस्टल की सिमेट्री। हमने क्रिस्टल की सिमेट्री को पढ़ना है कि एंगल्स के अलावा, इसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारी वो कहते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्रिस्टल के अंदर, जो उसकी सिमेट्री को बताती हैं, जो उसकी शेप को डिफ़ाइन करते हैं। तो सिमेट्री बेसिकली क्रिस्टल के अंदर उसकी किसी प्लेन की वजह से हो सकती है, कि उसकी प्लेन कैसी है, उसके अंदर कुछ लाइंस मौजूद हैं, उसके अंदर पॉइंट, ये तीन चीज़ें मेन होती हैं। प्लेन हम कहते हैं एक साइड को, एक पूरी साइड जो है वो प्लेन है। लाइन आपको पता है, एक पूरी एक लाइन जारी होती है, एक लाइन को हम लाइन कहते हैं ऑब्वियसली, दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लाइन है। पॉइंट एक स्पेसिफिक पोजीशन है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली किसी भी क्रिस्टल की सिमेट्री को डिफ़ाइन करने के लिए। एक प्लेन उसकी, ठीक है, एंगल के अलावा, एक तो एंगल हो गया ना, हम पहले पढ़ चुके हैं इंटरफेशियल एंगल, तो एंगल के अलावा एक प्लेन, इसके अलावा उसका एक पॉइंट, एक लाइन, ये चार चीज़ें किसी भी क्रिस्टल की मुकम्मल सिमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो एंगल के अलावा हमारे पास तीन चीज़ें हैं, इनको हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। द प्लेन ऑफ सिमेट्री, द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड द पॉइंट ऑफ सिमेट्री, दीज थ्री आर कॉल्ड
एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अब हम इनको वन बाय वन इन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को पढ़ेंगे तो हमें जो है वो, जिससे देखिए इसका मतलब ये है कि आपने देखिए कोई डायग्राम ड्रा करनी है, आपने कोई ज्योमेट्रिकल कोई ट्राइंगल ड्रा करनी है, सर्कल बनाना है, कोई आपने चीज़ बनानी है ज्योमेट्री की, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो क्या चीज़ उसकी साइड्स बनानी है, उसका एंगल देखना है, ठीक है, उसकी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये सारे उसके एलिमेंट्स होते हैं। तो इसी तरह एक सिमेट्रिक क्रिस्टल बनाने के लिए भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ पॉइंट्स को मानकर हम चलेंगे। हम देखेंगे दो लाइन्स के दरमियान एंगल कौन सा हो, दो लाइन्स का जो लाइन का डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, वो प्लेनर हो या नॉन प्लेनर हो, इन द प्लेन हो, आउट ऑफ द प्लेन हो, तो ये सारी चीज़ें उसकी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में आएंगे। सबसे पहले है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अ क्रिस्टल इज सेड टू हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री if it can be divided by an imaginary plane into two equal parts, each of which is the exact mirror image of the other। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम कहेंगे हमारे पास क्रिस्टल है, हम कहेंगे कि उस क्रिस्टल के अंदर ये सिमेट्री एलिमेंट मौजूद है या नहीं है। हमने ये देखना है कि हमारे पास जो गिवन क्रिस्टल है उसके अंदर ये सिमेट्री एलिमेंट मीन प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है या नहीं है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि क्या हम उस क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम उनके दरमियान कोई ऐसी प्लेन मौजूद है कि उस प्लेन को, अब देखिए सपोज आप उसको छुरी से काटते हैं तो दो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं, दो बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बात क्लियर समझ आएगी। ये आपको नज़र आ रहा है क्यूबिक, उसके दरमियान मैंने एक ऐसी प्लेन रख दी, एक ऐसी चीज़ रख दी, लेट्स सपोज एक इमेज रख दिया, एक मिरर रख दिया, तो उसकी इस साइड पे जो चीज़ बन रही है एक दो पार्ट्स बन गया, अब दो इक्वल पार्ट्स में उसको कट कर दिया, तो जो उसकी इस लेफ़्ट साइड पे चीज़ है बिल्कुल सेम एज सच, जो दूसरा पार्ट राइट साइड वाला वो भी बिल्कुल एज सच वैसा ही है, वही उसके अंदर एंगल है, वही उसके अंदर जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। तो इसके अंदर हम कहेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो अगर किसी क्रिस्टल को आप दो इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं और वो दो इक्वल पार्ट्स में भी ऐसे कट करें कि वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेज हों। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि सिर्फ उनकी लेफ़्ट साइड राइट साइड बन जाएगी, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बाकी और उसके अंदर जो इंटेंसिटी है, जो उसकी एम्पलीट्यूड वगैरह है, मैग्नीट्यूड है, वो सब चीज़ें सेम रहेगी। तो ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट है एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। एन एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज़ एन इमेजिनरी लाइन, ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, फर्जी लाइन है, अगर हम क्रिस्टल के अंदर ड्रा करते हैं सच दैट ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ द क्रिस्टल थ्रू 360 डिग्री द क्रिस्टल रिप्रेजेंट एग्जैक्टली द सेम अपीयरेंस मोर देन वंस। बड़ी आसान सी बात है कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री वो एक इमेजिनरी लाइन है कि अगर हम क्रिस्टल के अंदर उसको ड्रा करें फिर उस लाइन को हम इस तरह से रोटेट करवाएं, जिस तरह हम क्लॉक की वो जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो जिस तरह रोटेट करती हैं 360 एंगल पे। तो अगर हम वो कहते हैं कि इसको 360 रोटेट करवाएं तो इस 360 रोटेशन के दौरान वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। क्या मतलब है, लेट्स सपोज देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इसका जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए और बी पॉइंट है। अब जब मैं इसको रोटेट करवाऊँगा इस तरह से, तो ये वापस किधर, जब इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये यूँ ऊपर उठ कर आएंगे, ये सामने आएगा पॉइंट, ये फिर दूसरे लम्हे में यही जो पॉइंट्स होंगे वो इस जगह पे पहुंच चुके होंगे 90 डिग्री पे। अब जब इसकी रोटेशन करवाएंगे, अब जब इसको फर्दर आप दोबारा 90 डिग्री की रोटेट करवाते तो फिर ये वापस जाएंगे, ये फिर बैक पे चले जाएंगे। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था आपको कि देखें इन पॉइंट्स पे जब आप इनको 90 डिग्री की यू रोटेशन करवाएंगे तो ये पॉइंट सामने आ जाएंगे, फिर जब दोबारा आप इनको 90 डिग्री की रोटेशन करवाएंगे तो ये पॉइंट बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे आ जाएंगे, इस पॉइंट पे। दोबारा इसको 90 डिग्री की उसी डायरेक्शन रोटेशन करवाएंगे तो ये पॉइंट बैक में चले जाएंगे। फिर जब आप इसको 90 डिग्री की रोटेशन करवाएंगे और ये टोटल 360 की रोटेशन हो जाएगी तो ये पॉइंट्स वापस अपनी जगह पे जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ जाएंगे। हर पॉइंट इस क्रिस्टल का अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रीगेन कर लेगा। तो अगर ऐसा कोई एक्सिस है कि जिस एक्सिस के अगेंस्ट उसको हम घुमाते रहें और क्रिस्टल अपनी पोजीशन रीगेन कर ले तो वो उसको हम कहते हैं दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके अंदर मौजूद है। अगर कोई ऐसा एक्सिस नहीं है, कोई ऐसी लाइन इमेजिनरी नहीं है कि हम जिसको पकड़ कर उसको घुमाएं और उसकी पोजीशन वापस एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी भी बार या मिनिमम एक बार जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, तो हम कहेंगे उसके अंदर कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। तीसरा सिमेट्री एलिमेंट हमारे पास है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जिस तरह लफ्ज़ से ज़ाहिर है, सेंटर एक पॉइंट है, इट इज़ अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल सो दैट एनी लाइन
through it will meet the surface the crystal at equal distance on either side। इसका ये मतलब है कि आप क्रिस्टल के अंदर कोई ऐसा पॉइंट अगर ड्रा कर सकते हैं, उस पॉइंट से क्रिस्टल की आप जिस डायरेक्शन में चलें, इधर चलें, ऊपर जाएं, इधर जाएं, कहीं पे भी चलें, इक्वल डिस्टेंस भी हो। यानी देखें ना, आपके पास एक क्यूबिक बॉक्स है, एक डब्बा पड़ा हुआ है, उसके दरमियान में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट से उसके हर कॉर्नर तक का डिस्टेंस, हर फेस तक का डिस्टेंस उसका बिल्कुल इक्वल होगा, तो वो पॉइंट उसका क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। हर चीज़ का एक सेंटर होता है, मरकज़ है, उस मरकज़ के गिर्द भी वो चीज़ मौजूद होती है। तो ये 3 बेसिक जो है सिमेट्री एलिमेंट्स होती हैं एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, जिसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जो एक इमेजिनरी सरफेस है, एक फेज़ है, जिसके अगेंस्ट हम जो है वो कट कर सकते हैं किसी लाइन को, किसी एक्सिस को 2 इक्वल पार्ट्स में, वो प्लेन कहलाएगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास वो लाइन है जिसके अलॉन्ग हम रोटेट करवाएं तो जिस पॉइंट से जो एटम्स चले थे वो वापस उसी जगह पे वापस आ जाएं अलॉन्ग 360 डिग्री। और पॉइंट या सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ से हम चलें तो क्रिस्टल की किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी साइड पे इक्वल जो है वो डिस्टेंस हमें जो है क्या करना पड़े, कवर करना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट सेल्स के पैरामीटर्स को पढ़ेंगे कि यूनिट सेल के अंदर एंगल क्या होता है, साइड क्या होती है। हम 7 यूनिट सिस्टम्स को भी पढ़ेंगे, जितने भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको 7 यूनिट सिस्टम्स में हमने जो है कैटेगराइज किया हुआ है, उनकी एग्जांपल्स, और आगे इसकी डिटेल्स जो है हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। इस लेक्चर में आप देखें इस चीज़ को, अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कशन क्लास में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे।